अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, अन्नदाता में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम। मिट्टी की जांच कराने की विधि और इसके लाभ। सफल डेयरी व्यवसाय कर एक पशुपालक कमा रहे हैं लाखों का मुनाफा। कीवी के फल वृक्षों में परागण का महत्व। एक ही खेत में लगातार एक ही तरह की फसल लेने से जमीन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। प्रदेश में सदियों से धान व गेहूं की खेती की जा रही है और जमीन से इसका अधिक उत्पादन भी लिया जा रहा है। फिलहाल किसान अपनी फसलों के लिए केवल नाइट्रोजन व फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि फसलों के लिए कई पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में जमीन में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, ये जानने के लिए मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए। किसानों के खेत की मिट्टी की जांच केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में निःशुल्क वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। आइए इस बारे में अधिक जानकारी लेते हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार से। किसानों को हम मुख्य संदेश ये देना चाहेंगे कि जैसे हम बीमार होते हैं या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही हमारी ज़मीन में क्या पोषक तत्वों की कमी है और वो कितने मात्रा में पोषक तत्व हैं। लगभग 50 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से हम धान ले रहे हैं और इतना ही लगभग गेहूं ले रहे हैं। इतनी मात्रा में हम ज़मीन से गेहूं और धान ले रहे हैं। इसके अलावा हम दे रहे हैं केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस, जबकि पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो 17 होते हैं। 17 में हम केवल 2 ही पोषक तत्व ज़मीन को दे रहे हैं। तो इसलिए कितने पोषक तत्व हैं ज़मीन में, कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है, इसके जांचने और परखने के लिए हमें मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर राजकुमार। कोई भी फसल बोने से पहले किसानों को मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे हम के नए तरीके से हम खेती कर रहे हैं, हम टेस्ट कराएंगे तो हमें उसमें पता चल जाएगा भी हम कितनी खादें डालनी है। जैसे कि हम नाइट्रोजन डालते हैं, DAP डालते हैं, पोटाश डालते हैं। अब टेस्ट करने से हमें ये पता चल जाएगा। किसान लोग कहीं 4-4 या 5-5 कट्टे पर एकड़ डाल देते हैं, लेकिन जहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है उसके टेस्ट करने के बाद भी पता चल सकता है वो कितनी खाद डालनी है वहाँ पे। मिट्टी के चार्ज के अलग अलग पैरामीटर के अलग अलग चार्ज होते हैं। जैसे नॉर्मली हम पहले प्राइमरी जो टेस्ट बोलते हैं, EC यानी विद्युत चालकता, उसके बाद pH यानी क्षारीयता, हम 2 चीज़ों का टेस्ट करते हैं प्राइमरी टेस्ट में। उसके हम 20 रुपये लेते हैं पर सैंपल। एक एलिमेंट के हम 10 रुपये लेते हैं, 2 EC और pH के 20 रुपये लेते हैं। अगर हमारे pH हम चेक करते हैं तो pH हमारी ज़्यादा आती है, 8.5 से ज़्यादा आती है, तो हम मानते हैं तो उसमें कलर है। फिर हम रिकमेंड करते हैं जैसे जैसे pH बढ़ती जाएगी, जिप्सम रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। अगर 8.5 से pH कम है तो हमारी मिट्टी क्षारीयता नहीं है, नॉर्मल मिट्टी है। 6.5 से 8.5 तक हमारी मिट्टी नॉर्मल होती है। मिट्टी की जांच के बाद में जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे हम नाइट्रोजन चेक करते हैं, हम टेस्ट करके किसान को बताएंगे कि इसके खेत में कितनी है और उसको कितनी डालने की ज़रूरत है। इसी तरह दूसरी पोटाश है, DAP है, हम टेस्ट करने के बाद ही उनको बता पाएंगे कि उसकी ज़रूरत कितनी है और कितनी डालनी चाहिए। इसलिए पहले वो सैंपल टेस्ट कराए और रिकमेंडेशन ले पूछे, हम उनको बताते हैं कि इसमें कितनी खाद डालनी है। किसान देखे यदि इसकी फसल ठीक नहीं हो रही है
या मिट्टी पानी नहीं सोख रही है, तो उस अवस्था में वो मिट्टी के सैंपल लेकर के हमारे यहाँ आए। जांच के लिए मिट्टी का नमूना लेते हुए कुछ खास बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर मिट्टी का नमूना लेते समय किसान भाइयों से कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, जिससे कि मृदा की जांच करने के बाद उनकी मिट्टी की सही रिपोर्ट नहीं मिल पाती, जिससे कि मृदा में उपस्थित खामियों के बारे में सही रूप से नहीं पता चल पाता। इसीलिए किस प्रकार से लें मिट्टी का नमूना, आइए जानते हैं। सैंपल लेने से पहले तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो किसान इन बातों का ध्यान रखे कि जहाँ से वो सैंपल ले रहा है वो गिल्ला ना हो और पेड़ के नीचे ना हो, दूसरी खादें ना पड़ी हो, जैसे गोबर की खाद या दूसरी यूरिया खाद ना हो, और घास फूस ना पड़ा हो, पानी के जो चैनल होते हैं, नालियाँ होती वो साथ ना हो। तो इस तरह से 1 एकड़ में मान लीजिए 1 एकड़ से सैंपल लेना है तो किसान को खेत के चारों कोनों से और बीच में से 5 जगह से सैंपल लेना है। उसको सैंपल लेने का सीधा तरीका यह कि अगर आपके पास कोई औजार नहीं है, सिंपली कसी से आप सैंपल ले सकते हैं। कसी को लें, ज़मीन में ज़ोर से मारें, जैसे ही उसको पीछे फेंक दें, फिर जो सामने से मिट्टी आती है उसके सामने दीवार बन जाएगी, खड्डा बनता है, उसमें दीवार बन जाती है। जैसे उसको नाप लें, 15 सेंटीमीटर नापने के बाद निशान लगा लें और उसके नीचे पेपर बैग या पॉलीथीन बैग या कोई कपड़ा या कोई बर्तन उसके साथ लगा लें। खुरपी से इसको धीरे धीरे थोड़ा 0 से 15 सेंटीमीटर तक जहाँ निशान लगा है वहाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी खुरच लें। ऐसे सभी 5 जगह से वो इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर ले, फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद वो लगभग 5 जगह से जैसे लेते हैं लगभग 2.5 किलो के करीब मिट्टी हो जाती है। उसमें से वो मिक्स करके वो आधा एक तरफ रखे, आधा एक तरफ रखे। मिक्स करने के बाद आधा 2 पार्ट कर ले उसके, आधा फेंक दे, आधा रख ले, फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करे और उसमें से फिर आधा रखे, आधा फेंक दे। इस तरह से वो करीब हमारे पास आधा से पौना किलो मिट्टी रह जाती है। वो मिट्टी किसी पॉलीथीन में डाल के उस पर उसका किले का नंबर या जैसी भी आइडेंटिफिकेशन है वो उस पर लगा के, नंबर लगा के, डेट लगा के हमारे CSSRI करनाल में ले आए। हम उसको थोड़े से पैसे में उसको टेस्ट करके देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मिट्टी में पानी कम सोख रहा है तो हो सकता है पानी में भी कोई दिक्कत हो, तो इसके साथ साथ अगर पानी का सैंपल भी ले आए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी का तो हम उसी दिन टेस्ट करके दे देते हैं, लेकिन मिट्टी में कुछ टाइम लगता है, उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। इसलिए किसान को मिट्टी टेस्ट पहले टेस्ट कराने लेने चाहिए, क्योंकि जैसे अभी सीजन चल रहा है, अभी करीब 1-1.5 महीने बाद उन लोग अपने खेतों में पनीरी लगाएंगे या फिर जीरी की पौध लगाएंगे, इसलिए उनको पहले से टेस्ट करा के तैयारी कर लेनी चाहिए। हमारे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन भी करते हैं और इनमें से कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि दुधारू पशुओं का पालन बड़े स्तर पर करते हैं, लेकिन उनमें से अच्छा लाभ वही पशुपालक भाई कमा पाते हैं जो कि उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का पालन करने के साथ साथ उनकी देखभाल एवं प्रबंधन सही तरीके से करते हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर के सफल पशुपालक सैफुल्ला खान से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि डेयरी व्यवसाय से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनकी आय व्यय के बारे में खुद उन्हीं से। सैफुल्ला खान नाम है मेरा और डेयरी फार्म का नाम HYC डेयरी फार्म कलमीटर रतनपुर बिलासपुर। ये 150 बाय 30 फीट का मैंने ये शेड तैयार किया है, ईस्ट एंड वेस्ट करके विंड डायरेक्शन के हिसाब से मैंने इसको इंक्लूड करके बनवाया है। शुरू पे मैंने की थी कम से कम 12 से 13 गायें से मैंने चालू की है डेयरी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने डे बाय डे स्लोली ग्रेजुअली मैंने आगे बढ़ा गया। मेरे पास 82 गायें हैं और उसके बाद 11 भैंसें हैं और जो बच्चे हैं, जो हीफर हैं, काफ मैंने जो अपने खुद के तैयार किए हुए हैं वो कम से कम 40 हैं। अभी आज की डेट में मैं 600-650 लीटर दूध का मैं उत्पादन कर रहा हूँ हर दिन का एक इकोनॉमिक्स मेरा जो कॉस्ट आता है वो अराउंड 20 से 22 रुपए
पर लीटर मतलब लेबर कॉस्ट है उस पे मेन जो मैं कॉन्सेंट्रेट खिलाता हूँ उस पे, और हरा चारा और सब चीज़ जो जितने भी हैं इनमें ये सब इंक्लूड करके मेरा ये 22 रुपये हर दिन का 1 लीटर के पीछे मेरा इसमें खर्च आता है। और बस फिर यहाँ से मेरा दूध बिलासपुर की ओर निकल जाता है और वहाँ पर मैं सेल करता हूँ और 33 रुपये पे मैं दूध को सेल आउट करता हूँ। सो ये जो 10 रुपये है ये 100% ये प्रॉफिट के तौर पर जाता है। अब किसान भाइयों आइए जानते हैं प्रतिदिन की इनकी कुल आय व्यय के बारे में। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास कुल 133 पशु हैं, जिनमें HF, जर्सी, साहिवाल नस्ल की 82 गायें, मुर्रा नस्ल की 11 भैंसे और 40 बछड़े बछियां हैं। और इस समय दूध दे रहे पशुओं से प्रतिदिन 625 लीटर दूध की प्राप्ति होती है और प्रति लीटर दूध का औसतन बाजार भाव 33 रुपए है, जिसके हिसाब से इन्हें प्रतिदिन 20,625 रुपए की आमदनी होती है। यदि कुल आय में से पशु आहार, दवा, टीकाकरण इत्यादि पर आने वाले खर्च जो कि प्रतिदिन 14,650 रुपए में है, यदि उसको निकाल दिया जाए तो इनकी प्रतिदिन की कुल शुद्ध आय 5,975 रुपए आती है। डेयरी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए इस नौजवान पशुपालक ने सर्वप्रथम अपने दुधारू पशुओं की आवास व्यवस्था किस प्रकार से की है, इस बारे में जानते हैं उन्हीं से। आवास व्यवस्था यहाँ की हवा का जो डायरेक्शन है उस हिसाब से ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है हवा, उस हिसाब से हमने यहाँ का डिज़ाइन किया हुआ है। साथ साथ हमने खाने पीने की हर एक जो एनिमल है या गाय है उसको उनके हिसाब से रहन सहन उनका दिया है। पीने की और खाने की व्यवस्था अंदर में जो कोटना कहलाता है या खाने का टब होता है इनका, ये हर एक जानवर के लिए अलग अलग बना हुआ है। दाना उनमें उनका अलग अलग जाता है और पानी भी साफ 24 घंटे सर्कुलेट होके फिल्टर होके उन्हें दिया जाता है। और स्प्रिंकलर वगैरह सब ऊपर पे इंस्टॉल किए हुए हैं। स्प्रिंकलर के साथ साथ फैन हैं, पंखे हैं, कूलर हैं और डक सिस्टम वगैरह सब चीज़ इंस्टॉल किया गया है। मैट हमने इनको इनकी कंफर्टेबिलिटी के लिए दिया हुआ है, आराम इन्हें मिलता है। ये इनका वज़न भी इस पे आराम से आ जाता है। साथ साथ ये मास्टाइटिस जो रोग होता है, थनैला बीमारी कहते हैं उसे, तो उससे ये बचाव करता है और उठने बैठने में इन्हें ज़्यादा सहायता और आराम मिलती है। डेयरी व्यवसाय की सफलता मुख्य रूप से पशु के आहार प्रबंधन पर निर्भर करती है। इसीलिए ये पशुपालक भाई अपने पशुओं को कितनी मात्रा में संतुलित आहार देते हैं, साथ ही साथ ये अपने पशुओं की देखरेख किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं। प्रबंधन मेरा दिन सुबह 2:30 बजे से चालू होता है और इसकी प्रक्रिया कटिया डालने से पहले शुरुआत की जाती है। कटिया डालने के बाद उन्हें उनका दाना दिया जाता है जिसे कॉन्सेंट्रेट फीड कहा जाता है। चना चुनी, चोकर, बिनौला खली और अखरी जो गर्मी में थोड़ा सा ठंडा इन्हें रखती है और साथ साथ इनका दूध जो है वो उनका बढ़ाने में काम आता है। और खलियाँ और मक्का खली ये सब जो हैं वो एक अनुकूल मात्रा में मिला के मैं उन्हें हर 1 लीटर के पीछे आधा किलो या ½ kg दाना हम देते हैं उन्हें। साथ साथ मैं इनको जो हरा चारा है, हरा चारा पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। हरा चारा ही इनके लिए ज़्यादा मुनासिब और बेहतर पाया गया है और ये उन्हें ज़्यादा प्लेटेबिलिटी मिलती है। साथ साथ खिलाने पिलाने के लिए मैं इन्हें मिनरल सप्लीमेंट भी इन्हें कॉन्सेंट्रेट पे देता हूँ। कॉन्सेंट्रेट के साथ साथ कटिया हरा चारा जिसमें हरे चारे की मात्रा ज़्यादा मैं देता हूँ और उसके बाद कैल्शियम का भी सप्लीमेंट देता हूँ। बॉडी से जब मिल्किंग होती है तो 0.03 ग्राम्स के आसपास कैल्शियम इनके बॉडी से रिड्यूस हो जाता है, तो वो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए मैं हर एक इंडिविजुअल एनिमल को दूध के हिसाब से कैल्शियम और मिनरल प्रोवाइड करता हूँ सप्लीमेंट के तौर पे। उसके साथ साथ गाभिन गाय को उनके लिए अलग प्रबंधन है। गाभिन गाय लोगों को मैं खास किस्म का थोड़ा सा रख रखाव देता हूँ। उन्हें लूज काविंग पेन पे मैं रख देता हूँ और जब 7 महीने की वो हो जाती हैं तो मैं इनका दूध रोक देता हूँ। दूध रोकने के बाद मैं इनका जो बॉडी मेंटेनेंस है वो आहार देता हूँ कि उन्हें मैं हरा चारा ज़्यादा देता हूँ और कटिया वगैरह थोड़े से कम मात्रा में देता हूँ। फिर हमारी जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती है और 2 से 2:30 बजे रात को हम यहाँ पर दुहाई चालू करते हैं। जो मिल्किंग निकालने का प्रोसेस है, कुछ बाय मशीन होती हैं, कुछ हाथों से की जाती हैं। इसके साथ साथ जब इनका दुहाई चालू होता है
उस वक्त हम इनको डिसइंफेक्टेंट के लिए खोरसोलिन और पोटेशियम परमैंगनेट से डिसइंफेक्ट करते हैं इनके थनों को, और साथ साथ इनकी मिल्किंग निकालने के बाद फिर से इनका थन को साफ़ किया जाता है और इन्हें फिर आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सुबह 6:30-7 बजे हम इनको अभी गर्मी के हिसाब से हम नहलाते हैं, साफ़ सफाई इनकी होती है, डेयरी की पूरी सफाई होती है। फिर 1:30 या 2 बजे दोपहर को इनकी दुहाई फिर से चालू होती है। फिर उसके बाद शाम को हम फिर से एक बार उनका साफ़ सफाई करते हैं। गोबर वगैरह को बाहर फर्टिलाइज़र और गोबर गैस में इस्तेमाल में लिया जाता है, और साथ साथ जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी डिसइंफेक्ट किया जाता है। हाथ की पैरों की साफ़ सफाई हम पूरा महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं। एंट्रेंस में हमने KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना के रखा हुआ है, जिससे बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो वो उसमें पैर डुबा के अंदर ही घुसता है, और हाथ की सफाई भी की जाती है। इन्हें हम हर 6 महीने में FMD और उसके बाद HS और BQ इनका टीका हम हर 6 महीने पे लगाते हैं। बरसात आने के पहले HS BQ का हम खासकर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये बीमारी सडनली होती है और समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, इसलिए इसका खास ध्यान हम रखते हैं। साथ ही साथ हम डिवॉर्मिंग हर 3 महीने पे करते हैं, वर्म लोड चेक कराने के बाद कि इनके पेट में कहीं कीटाणु या जो रिंग वॉर्म या राउंड वॉर्म होते हैं वो ज़्यादा तो नहीं हो गए। उसके साथ साथ कम से कम हम कोशिश करते हैं कि इन्हें दवाई और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हो। तो ये देखो कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आगे भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है, और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान साथियों, कीवी के फल की खपत विश्व स्तर पर है। हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती पिछले कुछ सालों में उभर कर सामने आई है। यहाँ के चंबा जिला में काफी किसान इसकी खेती बढ़ चढ़ कर रहे हैं और अत्यधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन दिनों कीवी के बगीचों में फूल खिलना शुरू हो गया है और परागण प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अगर परागण प्रक्रिया सही रही तभी हम भारी तादाद में और उच्च गुणवत्ता वाले फलों की प्राप्ति कर सकेंगे। इसीलिए अगर प्राकृतिक रूप से ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो कुछ तकनीकों के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। तो इस बारे में जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सारू चंबा के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव बनियाल से। परागण किसी भी फल वृक्ष से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बेहद अहम प्रक्रिया होती है। जब इनमें कई बार परागण कीट खराब मौसम की वजह से नहीं आ पाते तो कीवी के फल वृक्षों में परागण की प्रक्रिया को खुद से करना पड़ता है। कैसे करें स्व परागण की प्रक्रिया, आइए जानते हैं। अभी इस समय जो कीवी फल है वो फूल पड़ने की स्थिति में है और इसमें फूल पड़े हुए हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें 2 तरह के फूल आपको मिलेंगे। एक नर फूल जिनमें कि मादा यानी गाइनोशियम या पिस्टिल जिसको हम बोलते हैं वो नहीं पाई जाती है। इसमें सिर्फ एंथर्स हैं जो कि परागकण देते हैं। इसके विपरीत जो मादा फूल हैं उनको अगर हम देखें तो उनमें सफ़ेद रंग के जो पिस्टिल या गाइनोशियम है जो कि इसका फीमेल हिस्सा है वो आप देख सकते हैं। तो जब इस स्थिति में जब फूल पड़े हुए हैं तो इनका परागण कीड़ों द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर किसी स्थिति में मौसम ख़राब हो या कीड़ों की संख्या कम हो तो कई बार हमें हाथ से भी पॉलिनेशन करनी पड़ती है। उसके लिए हम नार फूल को तोड़कर किसी एक प्लेट में इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उनको मादा फूलों पर जाके झाड़ते हैं ताकि जो पॉलन है वो ट्रांसफ़र किया जा सके। तो इस आजकल की जो स्टेज है कीवी की, इसमें सभी जो कीवी के हमारे पौधे हैं उनमें फूल पड़े हुए हैं और परागण का काम चल रहा है। तो इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि अगर प्राकृतिक तौर पर परागण नहीं हो रहा है तो हम हाथ से इसका परागण करें
ताकि हमारे बगीचे में अच्छा फलन हो पाए। कीवी के फल वृक्षों को समय समय पर उचित उर्वरक प्रबंधन करना पड़ता है और इससे कि इसमें अधिक एवं अच्छी गुणवत्ता के फल का उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो कब और कैसे करें इसमें उर्वरक प्रबंधन, आइए जानते हैं। कीवी फल में जो भी खादें हम डालते हैं, जैसे गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, तो गोबर की खाद और नाइट्रोजन का एक हिस्सा पोटाश और फास्फोरस को हम दिसंबर माह में तौलिए बनाते समय मिट्टी में मिला देते हैं। जबकि जो नाइट्रोजन का एक हिस्सा जो बचा है हमारा, उसको हम जब फ्रूट सेट हो जाता है, इसमें फल स्थापित हो जाता है, उसके बाद उसको हम मिट्टी में मिला सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब भी कोई खाद हम मिट्टी में डालें तो ये हमें निश्चित करना होगा कि मिट्टी में नमी का होना ज़रूरी है। अगर नमी नहीं है तो पिछले दिन सिंचाई करें, उसके अगले दिन जो खाद है उसको मिट्टी में मिलाएं, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो खाद मिट्टी में नहीं घुलेगी और वो पौधे तक नहीं पहुंचेगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख कर लेते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव पेंगलतू, जिला पानीपत से सुदीप सिंह ने। यह बैगन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो सुदीप सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सब्जी की खेती गर्मा फसल की किए हैं, तो अभी का है कि जैसे 1 महीना 1.5 महीना पहले लगा दिए हैं, तो अनुशंसित खाद की मात्रा किसान बंधु को जो अनुशंसा है उसका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की एक मात्रा तो आप दे दिए होंगे, परंतु 1 महीना बीत गया तो अभी किसान बंधु दूसरी डोज देने के स्थिति में है और समय वैसा है तो है, और नहीं तो आओ 10 रोज के बाद में आप दूसरी जो खाद की जो मात्रा है 1/3 भाग नाइट्रोजन दे करके। और पहला मैं कहना ही चाहूँगा किसान बंधु को कि बहुत जरूरी है कि मिट्टी चढ़ा दे बैगन पर, दोनों पट्टी से जो फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन आप दिए हैं, नाइट्रोजन की मात्रा देके दोनों से मिट्टी जाए और सिंचाई की समुचित व्यवस्था करें। सिंचाई इसको में गर्मा में आपको 5 रोज 6 रोज पर जरूर सिंचाई इसको करने की आवश्यकता होती है बैगन का। साधारणतया गर्मी के मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। यदि पौध मेड़ पर लगाई गई हैं तो सिंचाई आधी मेड़ तक ही करना चाहिए। इसके अलावा आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के द्वारा भी बैगन की फसल में सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आपको सिंचाई जल की कम मात्रा में अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। और बैगन में खाद देने के बाद में, पानी देने के बाद में पौधा संरक्षण, जैसा आपने कहा कि पौधा संरक्षण बहुत जरूरी है, तो किसान बंधु यदि नहीं किए हैं कर लेना चाहिए। आगे वाले फसल के लिए मैं अनुशंसा करूंगा कि बीज में ही बीज को ही उपचारित करके लगाना और अनुशंसित किस्में, रोग रहित किस्में जो अनुशंसा की जाती है, आजकल नई नई बहुत सी किस्में आ गई हैं। रोग की कीट तो इसमें लगते हैं, बीटल्स वगैरह लगते हैं, मगर उतना हानिकारक इसका नहीं है। रोग इसको में सबसे सीरियस डिजीज इसको में किसान बंधु को ही जान लें कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये कहा जाता है। पत्तियां छोटी हो जाती है, ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है। बहुत सा कारण इसका है, बायोलॉजिकल कारण भी है, फिजिकल कारण भी है, केमिकल कारण भी है, सॉइल डिफिशियंसी का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो मिला जुला प्रभाव के कारण ही है, पत्तियां एकदम छोटी छोटी है, ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है, फ्लावर्स इसको में नहीं लगता है, क्रॉप पूरा डैमेज हो जाता है। इसको प्लाज्मा है ना, माइकोप्लाज्मा फंगल डिजीज है।
फंगस से बचने के लिए तो सीड ट्रीटमेंट, आपको मैंने कहा कि किसान बंधु पहले सीड ट्रीटमेंट करने से प्लाज्मा या माइक्रो प्लाज्मा ये सब कम लगता है। तो इसका बेस्ट उपाय है, यदि लग गया है ये बीमारी तो किसान बंधु इसका, आप यदि इस बीमारी से ग्रसित हो गया है तो पौधे को आप रिक्यूप नहीं कर सकते हैं। फर्दर सजेशन ये है कि आप जिस खेत में ये फंगल लगता है उस खेत में अवर्साल खेती न करें, रोग रहित किस्मों को लगाएं, क्रॉप रोटेशन कर दें। रूट नॉट निमाटोड्स भी लगता है, उखड़ा डिजीज जिसको कहते हैं, सूखने की बीमारी जो होता है उसका भी यही इलाज है। तो इस तरह के दो बीमारी लगते हैं, इसको मैं कोई भी कॉपर फंगिसाइड इसको मैं छीटिएगा तो इसको मैं प्रोक्योर कर सकते हैं और इससे बीमारी से आप बच सकते हैं। तो प्लांट प्रोटेक्शन का, सिंचाई की व्यवस्था समुचित रखें, अर्थिंग एपिस कहते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आलू बुखारा की बागवानी को अपनाकर हिसार के युवा किसान ने प्राप्त की अच्छी आय। गर्मी में खेत की गहरी जुताई के लाभ पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।